व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर और आज की वीडियो में बात करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वींसीज के बारे में। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग प्योर ब्लडेड क्वींसीज की बात करने वाले। तो हाँ, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी हाइब्रिड बीइंग तो नहीं दिखने वाला है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस लिस्ट में हम लोग को इचिगो देखने को मिलेगा, वो नहीं है। अगर सोल किंग यूहावा सोच रहे हो तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो सोल किंग से मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो वो प्योर क्वींसी तो अब नहीं रहा है। ठीक है, वो एक टाइप का हाइब्रिड बीइंग ही बन चुका है। तो हाँ, यहाँ कोई भी हाइब्रिड बीइंग नहीं होने वाला, सिर्फ प्योर ब्लडेड क्वींसीज होने वाले हैं। तो हाँ, अब बिना किसी देर के जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर टॉप 10 लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऑनरेबल मेंशंस को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाई लिस्ट के बाहर भी होंगे, क्योंकि देखो क्वींसीज हैं, बहुत पावरफुल होते हैं ये लोग। ठीक है, मगर टॉप 10 में 10 ही को रख सकते हैं ना। तो हाँ, ये कुछ 4 कैरेक्टर जो कि मेरे ख्याल से टॉप 10 जगह बना सकते थे, मगर बना नहीं पाए हैं। आप लोग क्या इनको टॉप 10 रखते हैं, हमको नीचे कमेंट जरूर बताना। जहाँ पे सबसे पहले आता है हम लोग का एज़नॉट। अब देखो एज़नॉट का हम क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला शिफ्ट। ठीक है, इतना हॉरिफाइंग शिफ्ट होना भी चाहिए कि नहीं, आप लोगों को बताओ। क्योंकि भाई बैक तो पक्का बोला कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एज़नॉट वो पहला क्वींसी था जो कि हम लोग को बांकाई स्टील करने का सबसे भयानक टाइप का कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एहसास दिलाया था। बैकवेया भाई जान रहा है कि बांकाई चोरी कर रहे हैं लोग, बांकाई साथ कुछ ना कुछ कर रहे लोग, ले रहे हैं, फिर भी ये अपना सेंबोन जाकुरा कागेयोशी इस्तेमाल किया। एज़नॉट सिंपली उसको ग्रैब किया और भाई बैकवेया के अंदर पूरा छेद कर डाला, वो बहुत बड़ा वाला। शिट की तो गलत साउंड कर रहा है, मगर बैकुया के अंदर पूरा होल। अबे भाई क्या ही बोले, बैकुया के अंदर उसी का बांकाई आर पार। शिट भाई, बैकुया को बहुत ज़्यादा भयानक टाइप इंजर कर दिया। और अगर उतना ही कम था, ये सब करने से पहले वो उसको अपना फियर का टेस्ट चखाया कि बाबू देख, इसको बोलते हैं डर। तो हाँ, बैकुया के साथ बहुत ज़्यादा भयानक किया रहता है और सेम भी थ्रू किया। और उसके ऊपर उसका वॉच स्टैंडिंग भी है, जो कि भाई अब तक का सबसे ज़्यादा भयानक टाइप का वॉच स्टैंडिंग भी इसी के पास था। मगर हाँ, बाकी जो क्वींसीज जो टॉप 10 में है, उनके फीट्स एज़नॉट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसीलिए एज़नॉट को लोग ऑनरेबल मेंशन में रख रहे हैं। और अगर हम लोग अगले क्वींसी के ऊपर आ जाएं, जो कि है क्विलगे ओपी। अब देखो जैसे इसका नाम है ओपी, ये था भी ओपी काफ़ी। ठीक है, मतलब भाई ये ह्यूको मुंडो में अकेले आयरन फिस्ट रूल कर रहा है कुछ समय तक। ठीक है, जब तक इचिगो एंड गैंग ना आ जाए। और उसके बावजूद भी हम लोग को ऑफिशियल डेटा बुक्स में और क्लब आउटसाइड में बताया गया है कि क्वींसीज को ट्रेनिंग कौन दिया था, क्विलगे दिया था। ठीक है, वो ट्रेनिंग कमांडर था। और उसके ऊपर से क्या, क्विलगे ओपी भाई अकेले। ठीक है भाई, इसके मिनियंस को हटाओ, वो बंदा अकेले क्वींसीज का खौफ डाला था हम लोग के मन में। समझ रहे हो भाई, क्वींसीज एबिलिटीज को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, हम लोग आगे चल के भी किसी भी क्वींसीज को ऐसे यूज़ करते हुए नहीं देखे। हम लोग उर्यू को उसका कुछ सस्ता वर्जन स्टोरी शुरुआत में यूज़ करते देखे। अरे भाई 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 क्वींसीज की क्या खतरनाक एबिलिटीज़ हैं भाई, क्या मज़ा आ रहा है इनको देखने में। मगर बस ये उतनी तक में रह गया था। मैं क्विलगे जिस हिसाब से यूज़ करता हूँ उन एबिलिटीज़ को, मतलब भाई देख के लगता है आर्ट, भाई क्या क्विंसी आया है। आगे चल के सब तो विजार्ड्स बन जाते हैं। मगर हाँ, अगर हम लोग प्योर क्विंसी आर्ट्स के बारे में बात करें तो दैट वाज क्विलगे ओपी। ठीक है भाई, आयोन को जब वो एब्जॉर्ब कर लिया था, आप लोग सच से बताओ आप लोगों को कैसा लगा था। इमेजिन करो जितने भी क्विंसीज फर्स्ट इन्वेजन सेकंड डिवीजन में थे, अगर वो लोग भी ऐसी टाइप के टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते रेगुलर बेसिस पे, तो भाई बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हो जाता। तो हाँ, इसी कारण से हम क्विलगे को ऑनरेबल मेंशन में रखे हैं। और शिफ्ट का बात करें इसके बारे में तो बात ही नहीं की थी, वो कि द जेल, जहाँ पे अगर आप फंस जाते हो, यू हैव नो वे आउट अनटिल एंड अनलेस यू आर अ क्विंसी। मतलब सिंपली किसी भी शिनिगा में फंसा दिया, जाओ तू गया, तू अब बाबू अंदर में अंडा दे, अंडा खा, जो तेरा मन, तू भाई हो गया तेरा काम। ठीक है, मगर एक सेकंड, अगर वो यामामोटो अगर कैद करता है, यामामोटो से तोड़ के तो निकल ही जाना चाहिए। केनपाची को तोड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि केनपाची अपना शिकाई से स्पेस को कट कर सकता है। ये फिर भी ले दे के रेशी स्ट्रक्चर ही है। तो आप लोग बताओ। ठीक है, अब आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है। थर्ड ऑनरेबल मेंशन जाता है लिल टोटो को, जिसके बारे में हम लोग को ऑफिशियली बता दिया गया है। अगर हम लोग सारे बैम्बीज के शिफ्ट्स को हटा दें तो लिल टोटो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इसका शिफ्ट के बारे में बात कर लें तो उसका शिफ्ट है द ग्लटनी। अब ग्लटनी क्या करता है कि वो लिल टोटो को अलाउ करता है कि भाई वो किसी भी शिनिगामी या किसी भी बीइंग को खा सकती है डायरेक्टली। वो सिर्फ चाप करके खा जाएगी, और इतना ही काफ़ी नहीं है, वो जिसको भी खा रही है, ठीक है, वो उसके एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकती है। देख लो भाई, अगर लिल टोटो ग्रेमी को खा जाती तो सोच कर देखो। लिल टोटो बहुत टैक्टिकल फाइटर है। ठीक है, वो बहुत समझदार है। तो
तो हाँ, इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। हम मिट्योर गिराने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी भाई लिल टोटो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती थी। और फाइनल ऑनरेबल मेंशन जाता है मास्क डे मैस्कुलिन को, क्योंकि देखो भाई, इसको जितना भी हम लोग अंडरप्ले कर लें, ये आदमी कुछ ना कुछ उखाड़ के गया ही है। ठीक है, सबसे पहले कि हम लोग के 3 ल्यूटेनेंट्स जो कि अरंकार आर्क में कितना शाइन किए थे। ठीक है, हिसागी, इकाकू और उसके बाद वो मेकअप वाला लौंडा, हमको इसका नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है। मतलब क्या है भाई ये कैरेक्टर, हम इसको मेकअप वाला लौंडा नाम से ही याद कर पाते। इसका असली नाम क्या है भाई? यूमिचिका। हाँ, यूमिचिका। ठीक है बाबू, अगला वीडियो में अगर याद रहा तो ले लेंगे तेरा नाम। तो हाँ, हिसागी, यूमिचिका और इकाकू, इन तीनों को पहले धोता है। हिसागी कैप्टन कैंसे आता है उसको बचाने के लिए, क्या कूल एंट्री मारता है भाई, उसका पैर को अपने पैर से रोक देता है कि बाबू मेरा लेफ्टिनेंट है, कुछ नहीं करेगा। मास्क और उसका लड़ाई होता है, कैंसे उसको मारता है, मास्क पावर अप होता है, वो कैंसे को मारता है। इतने में रोज अपना बांका रिवील करता है, मास्क को हरा रहा होता है, मास्क उसको ही मार देता है ऑलमोस्ट। जो बचा कुछ कसर ग्रेमी खत्म करता है, उसको एक बार हटाते हैं। इस मास्क को जो कि भाई 3 ल्यूटेनेंट्स को वाइप कर दिया, 2 कैप्टन्स को मारा है। ठीक है, ये जब भी चीयर होता है ये कितना पावरफुल बनते जाता है। तो हाँ, अगर वो इतना भयानक टाइप पावर अप करके यहाँ तक पहुँचा है, इसको रेंजी, ठीक है, पोस्ट रॉयल गार्ड ट्रेनिंग वाला आके कुत्ता जैसे मार रहा होता है। बांकाई जो खाली खत्म करने के लिए एक्टिवेट करता है, हमको तो यही लगता है। मतलब शिकाई भी उसको अच्छा खासा मौत मार सकता था। तो हाँ, उसके सिर्फ फीट्स के कारण उसको ऑनरेबल मेंशन में रखे हैं। अब देखो, हमको पता है ऑनरेबल मेंशन काफ़ी समय बीत गया है, मगर अब हम लोग टॉप 10 के ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोगों को लंबे वीडियोस पसंद है ना, तो लाइक मारो। देखो आज फ्राइडे, आज के दिन लाइक करने से शुभ होता है। ठीक है, तो लाइक कर दो। नंबर 10 बैज़बी या फिर बजार्ड ब्लैक, जो कि अगर आप लोगों को ना पता हो, मेरा फेवरेट क्वींसी, जिसके बारे में इस वीडियो में बात किए हुए हैं। ठीक है भाई, हमको बैज़बी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतना जान के रखो, अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर नंबर 10 पे है, ठीक है, तो इस लिस्ट में बायस तो कहीं से भी नहीं होने वाला है। ठीक, और अगर आप लोग से भाई बैज़बी नंबर 10 पे, बाकी लोग ऐसे ताकतवर नहीं थे क्या? बैज़बी क्या ही खास किया? पहला चीज़, बैज़बी ऑसफॉलन को सरवाइव किया है। आप लोग बोलते भाई नाना भी तो किया हुआ है, मगर बैज़बी इतने इंजर होने के बावजूद भी, ठीक है, रॉयल पैलेस में जाता है, हैशवॉल्ट से लड़ रहा होता है। भाई हैशवॉल्ट इतना पावरफुल बन चुका था ऑसफॉलन एम्स के बाद, और बैज़बी इतना कमज़ोर हुआ था ऑसफॉलन के कारण, उसके बावजूद भी, ठीक है, कुछ हद तक बैज़बी उसको पुश कर पा रहा था। बात को समझ रहे हो भाई? हैशवॉल्ट चाहता तो उसको स्पिरिचुअल प्रेशर से क्रश कर सकता था, बैज़बी इतना कमज़ोर हो गया था, मगर उसके बावजूद भी बैज़बी उसको पुश कर पाया। अब चलो आप लोग लगा भाई क्या है भाई, हैशवॉल्ट होल्ड बैक कर रहा होगा, मगर अभी हम लोग मास्क की बात किए ना, मास्क को कौन मारा था? रेंजी मारा था ना, अपना बांकाई स्टेट में आके। जब यूहोबा अपना ऑसफॉलन दोबारा कास्ट कर रहा होता है, हम लोग क्या देखते हैं? बैज़बी का रेंजी और रुकिया से लड़ाई हो रहा होता है साथ में। ठीक है, वो लोग लड़ाई के दौरान में यूहोबा अपना ऑसफॉलन गिराता है बैज़बी के ऊपर। रेंजी अपना ट्रू बांकाई में था, साथ में रुकिया भी थी। ये आदमी दोनों से 1v2 कर रहा था अकेले। बात समझ रहे हो? ट्रू बांकाई रेंजी मास्क को 1 शॉट किया था, बैज़बी 2 जन से लड़ रहा था, वो भी मतलब भाई, और ये दोनों की दोनों पोस्ट ऑल गार्ड ट्रेनिंग वाले हैं। तो हाँ, अगर आप लोग को अभी भी आइडिया नहीं हो रहा कि बैज़बी कितना ताकतवर था, तो सोच कर देखो भाई एक बार। और इतना ही अगर कम है, ठीक है, चलो इतना भी अगर कम है, बैज़बी हित्सुगाया के साथ क्या हाल किया था आप लोगों को याद है? हाँ भाई, शिकाई हित्सुगाया ले देखो कैप्टन ही है, ठीक है, प्रोडिजी कैप्टन, उसको कितना गंदा तरीके से पीट रहा था। हाँ, और अगर आप लोग ये भी कम पड़ता भाई, हित्सुगाया कमज़ोर हो गया था, उसको तो मार ही सकता था भाई। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। याद है जब शिकाई यामामोटो यूहोबा के सामने आया रहता है, हाँ, बैज़बी, एज़नॉट और तीसरा कौन रहता है हमको याद नहीं आ रहा है, ये तीनों मिलकर यामामोटो जंप करते हो, यामामोटो अपना शिकाई लेके इनके ऊपर अटैक करते फ्लेम से, बैज़बी उसको सर्वाइव कर गया था। तो हाँ, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई बैज़बी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और वो आराम से टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 का रैंक हासिल करता है। नंबर 9 रॉयड लॉयड। अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो भाई, रॉयड लॉयड या लॉर्ड रॉयड। अब देखो दोनों के बीच अंतर बता दे रहे हैं। रॉयड लॉयड वो वाला ट्विन था जो कि यामामोटो से लड़ा होता है, ठीक है, बांकाई यामामोटो जो लड़ाई होता है ना, हियोबा का क्लोन, हाँ, वो रॉयड लॉयड होता है। और जो लॉर्ड रॉयड है वो केनपाची से लड़ा होता है। ठीक है, इन दोनों शिफ्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में अच्छे से बात की, आप लोगों को हम हाईली रिकमेंड करेंगे, इसको एक बार चेकआउट कर लो। और अगर आप लोग बोल रहे हो भाई रॉयड लॉयड ऐसा क्या ही खास किया था, भाई वो यूहोबा का 80% पावर को हार्नेस कर पाया था, और इतना ही कम है अगर, ठीक है, चलो कुछ भी हटाओ, वो यूहोबा के 100% मेमोरीज को कॉपी किया था अपने शिफ्ट के हेल्प से। यूहोबा का मेमोरी में उसके पास क्विंसीज के सारे टेक्निक्स हैं, वो भी एक से बढ़कर एक, इतने भयानक टेक्निक्स हैं। यहाँ तक कि उसका टेक्निक है जंग जुंगर, यामामोटो के सामने जब वो वाला टेक्निक यूज़ करता है, यामामोटो से लड़ने के बजाय अपना साउथ एक्टिवेट कर देता है। दिस शुड टेल यू समथिंग, ठीक है, यामामोटो चाहता तो उसको 1 फेल स्वीप में क्लीन कर सकता था, मगर फिर भी वो अपना साउथ का एबिलिटी यूज़ किया।
देख लो। और द फैक्ट कि भाई वो बांका यामामोटो से लड़ पा रहा था, ठीक है, यामामोटो उसको बुरी तरह से पुश कर रहा था सब तरफ, मगर भाई अगर वो टिक पा रहा है ना तो हाँ वो आराम से टॉप 10 के लिस्ट में आ ही आता है और बैस भी से ऊपर इसी कारण चले जाता है। नंबर 8 ग्रैमी। अब देखो ग्रैमी के बारे में हम क्या ही बोले हैं, ठीक है, उसका स्क्रिप्ट है विजनरी जिससे वो फैंटेसीज को रियलिटी बना सकता है, बस इतना ही। मगर सिर्फ इतना ही, हाँ बस इतना ही। अगर हम बोल रहे हैं ना बस इतना ही, तो इतना समझ लो भाई ग्रैमी बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था वो भाई। वो कुछ भी इमेजिन किया वो रियलिटी है। अगर वो इमेजिन करा कि हवा में कोई पानी में डूब रहा है तो हाँ वो भी रियलिटी है। अगर वो उसी डूबते हुए पानी में किसी को वो ज़मीन के अंदर दफन भी कर दे रहा है तो हाँ वो भी रियलिटी है। अगर उससे कोई तलवार लेकर लड़ रहा है, वो उसके ऊपर मशीन गन से हमला कर सकता है तो हाँ वो भी रियलिटी है। अगर ये सब कम है तो वो किसी को स्पेस में फेंक सकता है, ये भी रियलिटी है। अगर ये सब भी कम था, ठीक है, वो खुद को भी इमेजिन कर सकता है, हाँ वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, फिर मल्टीपल ग्रैमीज बना सकता है वो, ठीक है। और अगर ये भी कम था, वो एक नहीं 2 क्वींसीज बनाता है, ठीक है, अपने इमेजिनेशन के हेल्प से। और उन दोनों के पास 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं। बात को समझ रहे हो, ग्रैमी कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड था। वो आराम से द स्ट्रॉन्गेस्ट ईस्टर्न रिटर बन सकता था या फिर स्ट्रेट अवे द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वींसी बन सकता था। मगर एक ही दिक्कत था उसका कि भाई युहोबा उससे डरता था, जिस कारण से युहोबा उसको कभी भी अपने मीटिंग्स में नहीं रखा। यहाँ तक कि बाकियों का इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम रखा। युहोबा उसको हमेशा ट्रैप करके रखा था एक चेंबर में, जिस कारण से ग्रैमी ना ही बैटल एक्सपीरियंस को गेन कर पाया, ना ही वो मैच्योर हो पाया। और इसी कारण से, ठीक है, जब वो पहली बार एक तगड़े वाली लड़ाई में उतरा, और उतरा भी किसके सामने, केनपाची के सामने नहीं, द केनपाची, ज़राकी केनपाची के सामने, जो कि भाई अपने ओरिजिनल पावर्स को गेन कर चुका था उनोहाना से ट्रेनिंग के बाद। तो हाँ ग्रैमी का किस्मत थोड़ा ख़राब था क्योंकि केनपाची है, जैसा आप लोग पहले ही बोले हैं, ठीक, केनपाची ऊपर लॉजिक काम नहीं करता है। और इतना ध्यान के रखो भाई ग्रैमी डर गया था केनपाची से, वो खुद को हारते हुए इमेजिन किया था। यही दिक्कत है ना, मतलब भाई ग्रैमी अगर थोड़ा मैच्योर होता ना और थोड़ा टैक्टिकल फाइटर होता, उराहारा, आइजन, इन सभी को हटाओ, अगर लिल टोटो इतना टैक्टिकल अगर वो होता ना, तो हाँ ग्रैमी आराम से नंबर 1 2 3 हाँ 1 2 3 में आराम से जा सकता था। क्योंकि भाई ऑलमाइटी तो ऑलमाइटी है। हम आते हैं भाई, आगे चल के आते हैं। मगर हाँ ले दे के बात यही है कि भाई ग्रैमी आराम से टॉप कर सकता था, मगर उसी का दिमाग का कारण वो पीछे रह गया है, जबकि वो खुद एक दिमाग है। मगर क्या कर सकते हैं। नंबर 7 एस्किन नेक्लावार। अब देखो भाई एस्किन के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है, कोर 3 में हम लोग देख चुके हैं भाई एस्किन कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड हो सकता है, ठीक। अगर आप लोग सोचे भाई एस्किन कैसे इतना नंबर 7 ग्रैमी के ऊपर एस्किन कैसे, तो भाई फीट्स उसके पास हैं, ठीक है, वो टेंजिरो को हरा चुका है, ओएत्सु को ऑलमोस्ट मार डाला था, उसको आखिर टेंजिरो बचाया था, ठीक। इचिगो, ट्रू शिकाई इचिगो को कारपेट बना दिया भाई। ट्रू शिकाई इचिगो कौन है, याद दिलाएं वापिस से। ट्रू शिकाई इचिगो बेस युहोबा को कुत्ता के जैसा मार रहा था, ठीक है, इधर से उधर घसीट के मार रहा था। युहोबा को लास्ट में अपना ऑलमाइटी अवेकर करना पड़ा उसके सामने खड़ा होने के लिए भी, ठीक है। युहोबा कुछ भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, इचिगो बोल रहा है लेग गेट चुका टेंशो, युहोबा फिर कुछ ट्राई कर रहा है, इचिगो बोलता है लेग गेट चुका टेंशो, उसको भाई घसीट के मारा था। यहाँ तक कि युहोबा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यूज़ भी करता है, इचिगो वहाँ बोलता है लेग गेट चुका जूजिशो। तो हाँ अगर ये इचिगो बेस युहोबा को मार सकता है भयानक टाइप घसीट के, और इस इचिगो को एस्किन कारपेट बना सकता है। भाई इतना ज़्यादा भयानक फीट अभी तक आप लोग देखे क्या, हम तो नहीं देखे अभी तक। और अगर आप लोग सोच रहे हो भाई एस्किन ये सब कैसे कर पाया, तो वो सिंपली अपने स्क्रिप्ट के कारण कर पाया, जिसके ऊपर वीडियो आ रहा है, ठीक है। अगर उसको देखना है तो हाँ सब्सक्राइब कर लो। तो हाँ आप लोग एकदम शॉर्ट बता दे रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट है द डेथ डीलिंग, ठीक है। ये क्या करता है कि वो किसी भी चीज़ को अगर वो कंज्यूम करे तो वो उससे इम्यूनिटी गेन कर सकता है और सामने वाले के लिए उस चीज़ को टॉक्सिक बना सकता है। जो कि हम लोग देख पाए कि जब चैड ओरिहिमे उससे लड़ने के लिए आए होते हैं, वो क्या करता है, वो भाई रेशी को ही पॉइजनस बनाता है, जिस कारण से वो लोग दोनों कोलैप्स कर जाते हैं। योरेची, ठीक है, शंको राइजिन सेंके से इतना भयानक अटैक की रहती है उसके ऊपर, वो भाई उससे भी इम्यून हो जाता है। उस योरेची का भाई, ठीक है, वो भी वैसे अटैक करता है भाई, वो रोस्ट हो गया रहता है, मगर वो खुद को किस तरह से हील करता है। भाई माहोरागा का बाप है एस्किन, लिटरल वे में नहीं, ठीक है, मगर फिर भी भाई एस्किन बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है, ठीक है। वो भाई अंडरडॉग जैसे बिहेव करता दिखाता है कि भाई मेरे अंदर कुछ तो दम नहीं है, मैं तो भाई ऐसा हूँ वैसा हूँ, मगर नहीं, वो अपने ओपोनेंट्स के साथ खेल रहा होता है, जो कि हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ग्रिमजो उसको दौड़ा रहा होता है, ग्रिमजो कारपेट बन जाता है, फिर टेंजिरो जो उसको दौड़ा रहा होता है उसको भी गिराता है, इचिगो भाई उसको कारपेट बनाता है। तो हाँ एस्किन आराम से ये वाला स्पॉट गेन करता है। नंबर 6 पनाइडा। अब पनाइडा के बारे में हम क्या ही बोले, वो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है,
नहीं, ये तो राइट है। हाँ, वो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है जो कि एडवांसमेंट को रूल करता है और उसका शिफ्ट द कंपलसरी, वो किसी भी चीज़ को फोर्सफुली इवॉल्व कर सकता है, जो कि हम लोग देखते हैं मायूरी से परनाइडा में। और अगर आप लोग सोच रहे हो भाई परनाइडा एस्किन के ऊपर कैसे, एस्किन उससे भी तो इम्यून हो सकता है। आप लोगों को एक बात बताओ, केनपाची जब परनाइडा पर अटैक करने के लिए गया रहता है, उसका अटैक बस अगर उसको छुआ था, ठीक है, सिर्फ उसको छुआ था, परनाइडा के लिए उतना ही समय काफी था केनपाची के हाथ को पूरा खत्म कर देने के लिए। केनपाची उसके पास खड़ा है, वो केनपाची के दोनों पैरों को खत्म कर दिया था। केनपाची को भी खत्म कर सकता है, उसको बस एकदम थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। एस्किन जब तक खुद को इम्यून कर रहा होगा ना, तब तक में एस्किन खत्म हो चुका होगा, एस्किन गॉन किन बन जाएगा तब तक में, ठीक है। तो हाँ, इसीलिए हम परनाइडा को आराम से नंबर 6 के स्पॉट देते हैं, वो भी खास करके एस्किन के ऊपर। और एस्किन कितने ताकतवर आप लोगों को हम अभी जस्ट बताया हुआ है। और परनाइडा भाई हारा तो हारा कैसे, कर्क रोग से, ठीक है। जब वो नेमू को एब्जॉर्ब कर लिया ना, वही उसका सबसे बड़ा गलती था। अगर आप लोगों को ना पता हो, मायूरी नेमू के अंदर 1000 तरह के ड्रग्स और मेडिकेशन भर के रखा रहता है, और हाँ, वो उसको अनकंट्रोल भी ग्रोथ भी करने लगता है परनाइडा को। तो हाँ, इसी कारण से परनाइडा हारता है। मगर ऐसा कोई और कैरेक्टर जो कि परनाइडा को हरा पाता, आप लोगों को बताओ, ठीक है। देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि परनाइडा से एक बार के लिए लड़ सकते हैं। भाई उसका स्किल रिड्यूस करने में दिमाग घूम जाएगा आधे ज़्यादा लोगों का, ठीक है। योरुइची का हाथ को जब वो खत्म कर दिया, योरुइची समझ नहीं पाई क्या हुआ है। मायूरी एक बार देखा और समझ गया। और हाँ, परनाइडा का किस्मत खराब थी भाई, वो मायूरी से टकराया। शायद अगर वो किसी और से टकरा रहा होता तो वो भाई कुछ ज़्यादा डैमेज कर सकता था। और हाँ, किसी और से टकराने से हमको याद आया, परनाइडा योहाबा का ऑलमाइटी सील किया था। अगर आप लोग याद ना हो तो फ्लैशबैक हम लोग दिखाया था, जब इचिबे और योहाबा मिल रहे होते हैं, योहाबा अपना ऑलमाइटी आइज दिखाता है इचिबे को, तो इचिबे बोलता है आँख दिखाता है, मतलब ऐसे नहीं बोलता ना, फिर भी वो भाई परनाइडा इस्तेमाल करके ऑलमाइटी को सील कर देता है। तो हाँ, परनाइडा इज काइंड ऑफ बस्टेड, मगर अभी के लिए वो नंबर 6 का स्पॉट पे है। नंबर 5 जेरार्ड वोल्केरी। अब देखो जेरार्ड करे हम क्या ही बोले, जेरार्ड इज द हार्ट ऑफ द सोल किंग, जिसका शिफ्ट है द मिरेकल। मतलब उसके सामने जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा और उसको इतनी ज़्यादा ही आराम से वो खत्म भी कर देगा, जो कि हम लोग देखते भी हैं, ठीक। बैकवेया क्या करता है, पहले उसको खत्म करता है एक बार, जेरार्ड उससे ठीक हो जाता है, उसके वो बड़ा हो जाता है, पूरे गोटे 13 से लड़ता है, सोइफोन को बिगॉन ये करता है। भाई सोइफोन ऑर्डर नहीं बन गई है, ठीक। वो असासिन उसका दिमाग क्या घुटने में चले गया है, ठीक है। जेरार्ड के बारे में बात करें, मगर एक सेकंड रुको। जब उसका बांकाई एक मिसाइल है, वो सोल किंग के जो मॉन्स्टर्स है वो उसके सामने करने क्या जा रही है। जब वो मिसाइल पकड़ी हो, वो तो दूर से उसको उड़ा सकती है ना। हाँ, सेम विद जेरार्ड, उसको जेरार्ड के सामने जाने का क्या मतलब है। हाँ, जेरार्ड उधर लड़ रहा है, पीछे आके उसका मुंडी उड़ा देती या फिर चेस्ट उड़ा देती, कुछ भी करती। देखो मेरे दिमाग में वो डब्लू वाला जोक आ रहा है, मगर फिर भी भाई क्या ही बोले। तो हाँ, अगर हम लोग जेरार्ड के ऊपर आ जाए तो जेरार्ड इज वेरी 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 पावरफुल, ठीक है। मतलब भाई ये आदमी बस्टेड था, ठीक। छोटा स्पॉइलर दे रहे हैं, चाहो तो स्किप कर दे रहे हैं, टाइम स्टैम्प दे देंगे। जेरार्ड लास्ट में मरता भी योहाबा के हाथ से है। जेरार्ड को ऑशवालन का इस्तेमाल करके योहाबा मारता है उसका पावर से एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम लोग कोर 3 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जेरार्ड से गोटे 13 तो हम लोग देख लिए। अभी हम लोग कोर 4 देखने वाले हैं, क्या जेरार्ड से वाइजार्ड देखने वाले हैं। भाई एक क्विंसी को लड़ने के लिए इतना लोग लग रहा है, सोच कर देखो एक बार, ठीक है। और अगर हम आप लोग को थोड़ा मांगा स्पॉइलर दे दें, वापस से टाइम स्टैम्प देख के स्किप कर देना। जेरार्ड का लड़ाई मैच्योर्ड बांकाई हित्सुगाया, पोस्ट रॉयल गार्टरिंग बैकुया और बांकाई केनपाची से होता है। और इन सभी के बावजूद, इन सभी के बेस्ट अटैक्स को झेलने के बाद भी वो खुद को फिर से बड़ा बनाता और, ठीक है। वो भाई मतलब मॉन्स्टरस साइज गेन करता है और उसके बाद जैसे उसका साइज बढ़ता है वो उतना पावरफुल भी होता है। तो हाँ, अब तक आप लोग सोच के भाई जेरार्ड बस वेरी पावरफुल, ठीक है। मगर वो आराम से नंबर 2 या 3 के स्पॉट गेन कर लेता, मगर अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लब आउटसाइड Q&A में हम लोग को बता दिया गया है कि भाई जेरार्ड का अंदर जो एक क्रॉस है, ठीक है, अगर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो जेरार्ड को हम लोग खत्म कर सकते हैं। मगर चीज़ ये है ना कि केनपाची बांकाई स्टेट में भी ओके, जेरार्ड को जब 2 हाफ से स्प्लिट किया रहता है, वो उसके क्रॉस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, तो उसके क्रॉस को क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर हाँ, अगर उसके क्रॉस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो आप लोग उसको हरा सकते हो। एंड दैट इज द रीजन हम लोग जेरार्ड को नंबर 5 पे रखे हैं। नंबर 4 लिल बैरो। अब देखो लिल बैरो को आप लोग अभी रिसेंटली देखे होंगे, जिसका शिफ्ट क्या है, दी एक्स एक्सिस। वो क्या करता है कि उसके गन पॉइंट और उसके टारगेट के पीछे जो भी कुछ होता है उन सभी को वो इग्नोर कर देता है। अगर वो गोली चलाए, भाई आप 100 दीवार के पीछे चले जाओ या फिर 100 लेयर्स ऑफ आर्मर भी पहन लो, वो कुछ नहीं देखने वाला है। अगर आप लोग उसका टारगेट हो तो आप लोग को पियर्स करेगा ही करेगा, जो मर्जी वो कर लो। और ये तो सिर्फ उसका शिफ्ट हो गया। और अगर हम लोग बात करें उसका पावर लेवल क्या होगा, तो भाई सिंपल जान के रखो कि वो योहाबा का चैंपियन था, ठीक।
वो पहला क्विंसी था जिसको योबा एक शिफ्ट दिया होता है। और हम लोग देख भी पा रहे होते हैं कि भाई अनलाइक अदर क्विंसीज जेरार्ड के पास मल्टीपल वॉच स्टैंडिंग फॉर्म्स होते हैं। पहले तो भाई वो क्या ही बनता है, अब आप लोग समझो भाई क्या ही बनता है ये, और उसके बाद वो लिटरली एक पोकेमॉन भी बन जाता है। हम लोग किसी भी क्विंसी को नहीं देखे मल्टीपल वॉच स्टैंडिंग्स के साथ या फिर अपने वॉच स्टैंडिंग को दोबारा और ज़्यादा एनहेंस करते हुए। तो हाँ, लिल बैरो भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और जैसा कि आप लोगों को बोले कि जेरार्ड एक रीज़न से लिल बैरो के नीचे है, वो क्या कि जेरार्ड का अगर हम लोग क्रॉस डिस्ट्रॉय कर दें तो उसको मारा जा सकता है। एंड गेस व्हाट, लिल बैरो ड्यूरेबिलिटी को इग्नोर करता है। ठीक, अगर लिल बैरो जेरार्ड का लड़ाई होता है, लिल बैरो सिंपली उसके क्रॉस को उड़ा सकता है। डैट इज़ द रीज़न कि भाई लिल बैरो जेरार्ड के ऊपर है। ये देखो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा समय से डिबेट चल रहा था कि भाई जेरार्ड को कैसे हराया जाए, लिल बैरो वर्सेस जेरार्ड में कौन जीतेगा। मगर हाँ, जब हम लोग को जेरार्ड का वो वीकनेस मालूम पड़ गया ना, तभी से ही लिल बैरो जेरार्ड के ऊपर आ गया है। और अगर आप लोग जानना है कि भाई लिल बैरो क्या क्या किया है, भाई वो शुनसुई से लड़ा था, वो शुनसुई के बांकाई को सरवाइव किया है, शुनसुई को ऑलमोस्ट मार दिया है। लिल बैरो इतना ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है, इतना हद से ज़्यादा पावरफुल था कि भाई उसको मारने के लिए प्लॉट आर्मर तलवार लाना पड़ गया था। यू मस्ट बी सो ओवर पावर्ड कि भाई आपको हराने के लिए एक प्लॉट आर्मर वाला तलवार ही लाना पड़ जा रहा है। और उसमें भी वो किससे हारता है कि वो तलवार लिल बैरो का ही अटैक को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो जाके वो मरता है। नहीं, वो मरता भी नहीं है, वो रॉयल पर जब नीचे गिरता है वो बर्ड्स बन जाता है। और क्या वो बाकी शिनिगामी इसको मार रहा होता है, जो कि हम लोग देखते भी हैं। हाँ, वो अलग बात है, फिर डेडमैन कीरा आके उसको काटने चालू करता है। मगर हाँ, लिल बैरो भाई हद से ताकतवर। तो भाई लोग हम लोग 10 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वापस बता दे रहे आज शुक्रवार है, ठीक है, तो आज के दिन लाइक और सब्सक्राइब करने से शुभ होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दी एब्सोल्यूट मॉन्स्टर क्विंसीज पे, द टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसीज। नंबर 3 जुग्रम हैशवॉल्ट। ठीक, अब भाई हैशवॉल्ट के बारे में हम क्या ही बोले, एक फीट आप लोग देते हैं, ये एक ही रीज़न काफ़ी होना चाहिए उसका इस लिस्ट में इतना ज़्यादा ऊंचा रैंक पाने के लिए। अब देखो वो क्या है कि भाई वो फुल ब्रिंग बांकाई इचिगो का बांकाई को एक स्लैश में तोड़ दिया था। भाई फुल ब्रिंग बांकाई इचिगो युहोबा से लड़ रहा था, उस समय उसका बांकाई नहीं टूटा। हाँ, आप लोग बोलते हो युहोबा तोड़ा नहीं, मगर फिर भी भाई फुल ब्रिंग बांकाई इचिगो युहोबा का हाथ को डैमेज कर दिया था। और ये वही युहोबा है जो अभी जस्ट यामामोटो को बटर की तरह काट के आया है। तो हाँ, दिस शुड बी मोर देन इनफ कि भाई आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए कि वो नंबर 3 पे क्यों है। और अगर इतना सब काफ़ी नहीं है तो भाई आराम से हम लोग बातचीत करते हैं। अब देखो एक चीज़ ये भी है कि हैशवॉल्ट युहोबा का अदर हाफ है। और इससे क्या होता है कि युहोबा जब सोने के लिए जाता है तो उसका ऑलमाइटी हैशवॉल्ट के पास आ जाता है। और अगर सोच के देखो, हैशवॉल्ट ऑलमाइटी को हैंडल कर पा रहा है। और एक चीज़ जान कर रखो, हैशवॉल्ट युहोबा का ऑलमाइटी को रात भर अपने पास रख पाता है। ऑलमाइटी इतना ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी, इतना पावरफुल एबिलिटी, भाई उसका हैंडल करना एक बहुत बड़ा फीट अपने आप में है। और उसके बाद क्या, अगर आप लोग हमको पूछो ना, तो मेरे हिसाब से वो भाई आराम से, ठीक है, मतलब आराम से अगर हम फिजिकल टर्म से बोले, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसी। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि भाई हैशवॉल्ट क्विंसी टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाता है क्योंकि भाई रेशी मैनिपुलेशन उसका बहुत ज़्यादा खराब है। जिसके बदौलत क्या होता है ना कि भाई वो फिजिकली खुद को इतना ट्रेन करता है कि उसका एक स्विंग फुल ब्रिंग बांकाई इचिगो का बांकाई को तोड़ सकता है, अपने एक स्विंग से कैंगडू को काट सकता है, बैसबी का हाथ उड़ा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उसका जो शिफ्ट द बैलेंस, तो भाई बैलेंस तो भाई सब चीज़ आउट ऑफ बैलेंस ही कर देता है, ठीक है। मतलब भाई द बैलेंस क्या है, उसका जो मर्जी वो उससे वो कर सकता है। अब देखो द बैलेंस शिफ्ट क्या करता है कि भाई वो किसी भी ओपोनेंट का फॉर्च्यून को अपने फॉर्च्यून में कन्वर्ट कर सकता है और ओपोनेंट के लिए उसको मिस फॉर्च्यून बना सकता है। अगर आप लोगों को एग्जांपल दे तो अगर आप लोग हैशवॉल्ट को एक गोली मारते हो तो वो गोली आप लोगों का फॉर्च्यून था कि भाई आप लोगों का गोली उसको लग गया, अब वो उसी को मिस फॉर्च्यून बना के आप लोगों को वापस मार सकता है और खुद को हील कर सकता है। वह खुद को हील कैसे करता है कि भाई ये जो उसको गोली लगा ये उसका मिस फॉर्च्यून था, वो अपने मिस फॉर्च्यून को अपने शील्ड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और उसका शील्ड उसका बोला जाता है कि स्पिरिट वेपन, जिस कारण से उसका शील्ड कभी टूटता भी नहीं है। तो हाँ, हैशवॉल्ट का शिफ्ट, उसका स्ट्रेंथ और उसका शील्ड, भाई तीनों एस से शुरू हो रहे हैं। तो हाँ, ये तीनों मिलके, और हैशवॉल्ट जिस हिसाब खुद भी इतना ताकतवर है, वो उसको आराम से नंबर 3 का स्पॉट ले आते हैं। और अगर हम लोग उसका शील्ड का कुछ और बात करना चाहें तो सिंपल से इतना नो, हैशवॉल्ट के ऊपर कोई भी अटैक होगा, कुछ भी मिस फॉर्च्यून गिरेगा, वो उसको अपने शील्ड में ट्रांसफर कर सकता है और भाई उसका शील्ड का टूटता भी नहीं है। तो वो भी है, देयर वाज अ रीज़न कि भाई टेंजिरो हैशवॉल्ट को कब मार पाता है, जब हैशवॉल्ट का शील्ड उससे अलग हो जाता है, तभी जाकर टेंजिरो उसको मारता है। तो हाँ, दिस वाज अबाउट हैशवॉल्ट। नंबर 2 उर्यू इशिदा। अब उर्यू के बारे में भाई क्या ही बोले हैं, ठीक है। मतलब उर्यू भाई अगर मांगा बेसिस बात करते तो हाँ, ये डिबेटेबल होता है कि भाई नंबर 3 उर्यू होना चाहिए था, मगर एनीमे में
उर्यू को एक एब्सोल्यूट पावर हाउस की तरफ बना दिया गया है। अगर आप लोगों को अच्छे से बात करें इस बारे में तो भाई उर्यू एक रॉयल गार्ड को मारा है। ट्रू शिका इचिगो को बहुत ज़्यादा हिसाब से उसको डैमेज किया हुआ है। हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि इचिगो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, मगर उर्यू भी कर रहा था। और अगर वो उसको डैमेज कर पा रहा है, भले वो इचिगो से ज़्यादा ताकतवर ना हो, वो लोग अच्छा खासा लेवल पे रिलेटिव ही है एक दूसरे के स्ट्रेंथ के मामले में। और अगर ये सब भी कम था, उर्यू को उसका शिफ्ट मिलता था एंटीथेसिस। वो सिंपली किसी चीज़ को उनो रिवर्स कर सकता है। उनो रिवर्स बोलना गलत होगा, वो किसी भी दो चीज़ों के बीच में जो भी फेनोमेनन टेक प्लेस किया उनको वो रिवर्स कर सकता है। अब जैसे कि क्या हम लोग देख पाते हैं, हिकिफुने जो ट्री ऑफ लाइफ बनाई होती है, वहाँ पे क्या होता है भाई, सब कोई ट्रैप्ड रहते हैं। युवा अपना मेडालियन को फेंकता है और उर्यू, ठीक है, उन लोगों को स्विच कर देता है। और भाई वो सिर्फ इसको स्विच नहीं कर सकता है, वो किसी भी स्विच कर सकता है। जो कि हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, जब सेंजुमारू और उर्यू को लड़ाई हो रहा होता है, उर्यू सेंजुमारू और अपना एक दूसरे पोजीशन स्विच कर देता है और फिर सेंजुमारू को कर देता है। और हाँ, अगर हम लोग उसके शिफ्ट को साइड कर दें, जो कि भाई युहोबा के हिसाब से तो भाई ऑलमाइटी ज़्यादा सुपीरियर है, मगर इसको भी अगर हम साइड कर दें तो उर्यू सभी क्विंसी टेक्निक्स को अच्छे से जानता है। मायूरी सोल सोसाइटी आर्क में बोला होता है कि भाई उर्यू बहुत ज़्यादा हाई स्किल वाला क्विंसी है। वो जिस हिसाब से क्विंसी टेक्निक्स का यूज़ करता है, ये भाई बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तो हाँ, अगर हम लोग उर्यू का सिर्फ टेक्निक की बात करें तो भाई वो भी नेक्स्ट लेवल पर है। उसका शिफ्ट के बारे में अगर बात करें तो भाई वो भी नेक्स्ट लेवल पर है। और अगर हम लोग उसका स्ट्रेंथ की बात कर ले तो हाँ, वो भी नेक्स्ट फ्रीकिंग लेवल पर है। भाई वो रात भर हैशवॉल्ट से लड़ पाया था, ठीक है। आप लोग क्या बोले, जब रात होता है हैशवॉल्ट का बैलेंस युहोबा पास चल जाता है और युहोबा का ऑलमाइटी हैशवॉल्ट पास आता है। तो हाँ, वो हैशवॉल्ट का रात भर लड़ा रहता है मांगा में, ठीक है। और उसके बावजूद भी वो मरता नहीं है। अब आप लोग जो भी बोलो, वो कुछ भी करता है, मगर हाँ, अगर वो हैशवॉल्ट का 6-7 घंटे तक लड़ सकता है। और हाँ, हम यहाँ पे हैशवॉल्ट को नंबर 2 पे इसलिए नहीं रखें क्योंकि हैशवॉल्ट के पास फीट्स का भी कमी है और उर्यू खुद को एब्सोल्यूट पावर हाउस की तरह डिक्लेयर कर चुका है। वो भाई स्क्लेवराई को भी यूज़ करता है, उसको सब कुछ ही कर सकता है, ठीक है भाई। उसके पास अपना वॉल स्टैंडिंग आ चुका है जो कि उसको ऑलमोस्ट बैकवे ही बना दिया है। तो हाँ, उर्यू भाई हद से ताकतवर है। अब आप लोगों को बताओ कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, नंबर 2 पे किसको होना चाहिए था, हैशवॉल्ट या फिर उर्यू? आप लोग नंबर 2 और 3 को लेके बहुत डिबेट कर सकते हो, करो। मेरे को एंगेजमेंट मिलेगा, थोड़ा सा रीच बढ़ेगा मेरा भी, तो हमको भी अच्छा लगेगा। और नंबर 1 पे आता है युहोबा। नंबर 1 पे युहोबा है अनडिस्प्यूटेड। हम यहाँ सोल किंग युहोबा का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नॉर्मल युहोबा बात करें जिसके पास ऑलमाइटी है। और देखो, अगर उसका ऑलमाइटी है, और क्या जानना है, और क्या जानना है भाई, बताओ। ऑलमाइटी है, इतना कम है? चलो अगर कम है तो और सुन लो, ये युहोबा बांकाई यामामोटो, सेम बांकाई यामामोटो, जिसका बांकाई सिर्फ एक्टिवेट होने से, ठीक है, बाकी सब तो करेंगे, बाद में वो करेंगे ही, उसका सिर्फ एक्टिवेट होना ही काफ़ी था पूरे सोल सोसाइटी को ख़त्म कर देने के लिए। युहोबा उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ रखता था और वो युहोबा ही था जो कि भाई यामामोटो को मारा था। हाँ, चीटिंग करके मारा था, मगर अच्छा बात तो नहीं है। चलो इस फीट के बाद हम लोग साइड कर देते हैं। युहोबा इचिबे से लड़ा होता है, इचिबे को मार देता है। बात समझ के देख रहे हो? आप लोग बोल सकते हैं भाई वो तो अपना ऑलमाइटी यूज करके मारे, युहोबा में तो दम नहीं है। हमको एक बात बताना, आप क्रिकेट खेलते हो तो जब आपने बैट से ही मारते हो ना छक्का, हाँ, बैट तो अपने हाथ से ही पकड़े हो ना, आप मुंह से मारोगे क्या? हाँ, आपका हाथ है ना, तो वो उसका शिफ्ट है, वो अपना शिफ्ट का इस्तेमाल करके उसको मारा। भाई वो हर एक चीज़ को नहीं, हर एक चीज़ को नहीं। और भाई इतना ही कम था, वो अपने पावर्स को दूसरे क्वींसीज का शेयर कर सकता है और उसका उस पावर को विद इंटरेस्ट वापस लेकर खुद को और भी पावरफुल बना सकता है। अगर आप उसके पावर को हटा भी देते हो, वो ऑशवालन कास्ट करके अपने पावर को वापस से रिस्टोर कर सकता है। और उसके जितने क्वींसी टेक्निक्स हैं उसी से आए हुए हैं, और वो भाई जो मन वो कर सकता है, ठीक है। ऑलमाइटी युहोबा के बारे में हमको नहीं लगता हमको ज़्यादा यहाँ पर समय देना चाहिए। तो हाँ, दिस वाज द लिस्ट फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वींसीज रैंक्ड फ्रॉम 10 to number 1, दैट इज ऑलमाइटी युहोबा। अब आप लोगों क्या थॉट्स हमको नीचे कमेंट्स बताना। और अगर आप लोग को बोलें कि भाई अपने रैंकिंग्स बताओ, तो आप लोग इनको कैसे रैंक करोगे, हमको नीचे कमेंट्स बताना। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ रैंकिंग्स एग्री करो ना करो, तो हाँ, टॉक्सिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से अपने कमेंट्स को नीचे बताना और रीजंस के साथ बताना, ताकि हम भी आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ पाएं और हाँ, शायद हमको कुछ नया जानने के लिए मिल जाए। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगा है। तो हाँ, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमको काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोग चाहते हो हमको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मिल जाएगा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सभी का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।